मोदी आज नई दिल्ली में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल हाइब्रिड प्रारूप में शुरू हुआ था 3 दिवसीय सम्मेलन। भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की होगी जांच। खेल मंत्रालय आज करेगा समिति की घोषणा। कमेटी 4 सप्ताह के भीतर सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। जांच पूरी होने तक पद पर नहीं रहेंगे बृजभूषण। खेल मंत्री के आश्वासन के बाद पहलवानों ने खत्म किया धरना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात। कहा, श्रीलंका के लिए भारत ने हमेशा एक विश्वसनीय पड़ोसी और साझेदार की भूमिका निभाई। विदेश मंत्री ने कोलंबो में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में देश की वर्तमान चुनौतियों और आर्थिक विकास के महत्व पर की चर्चा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक के दौरे पर। नड्डा नागथान विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प अभियान की करेंगे शुरुआत। सिंदगी में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में न्यूजीलैंड के पुलिस, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा मंत्री क्रिस हिपकिंस हो सकते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री। लेबर पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एकमात्र आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर आए सामने। खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में। पहला मैच जीत चुकी टीम इंडिया की कोशिश सीरीज अपने नाम करने की होगी। वहीं मेहमान टीम सीरीज बराबर करने के उद्देश्य से उतरेगी मैदान पर। और FIH हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल की 4 टीमें तय। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड ने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 8 में बनाई जगह। 24 और 25 जनवरी को होंगे क्वार्टर फाइनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुलिस के महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। राजधानी नई दिल्ली में कल यह सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के DGP और IGP के अलावा केंद्रीय पुलिस बलों और अन्य खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन के खतरों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रत्येक विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सम्मेलन में दर्शाया जाएगा ताकि राज्य एक दूसरे से सीख सकें। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में गहरी रुचि लेते रहे हैं। ये वार्षिक सम्मेलन 22 जनवरी तक जारी रहेगा। और हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नीरज, गुड मॉर्निंग। और साथ ही आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो ऐसे में सुरक्षा मान को लेकर अगर हम बात करें तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है? देखिए गौरव, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और आपने देखा भी है कि जिस तरह से देश भर के जो तमाम पुलिस महानिरीक्षक हैं उन सभी को इस बैठक में कई सारे गोल दिए गए, कई सारे उद्देश्य दिए गए। पिछली जो बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय लिए गए थे तो उस निर्णय पर कहां तक पहुंचे हैं और इसके अलावा देश के अंदर तमाम तरह की चुनौतियां हैं। आपने देखा है कि चाहे नक्सलवाद हो, इसके अलावा जो हमारी इंटरनेशनल सीमाएं हैं वहां पर कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो सकता है। नार्को और टेररिज्म एक कह सकते हैं कि नया उभरती हुई चुनौती है, उससे हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे निपट सकते हैं, ये तमाम इशू थे। इसके अलावा आतंकवादी और जो गैंगस्टरों का जो गठजोड़ है वो कैसे देश के अंदर चुनौतियां पैदा कर रहा है। ड्रग्स पूरे देश के युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो किस तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हम जो पुलिस है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि इन सारी चीजों पर जो नकेल है वो लगाई जा सके। इसके अलावा पुलिस को और ज्यादा अत्याधुनिक बनाना और ज्यादा टेक्निकली उसको स्ट्रॉन्ग करना, तो ये तमाम विषय हैं जिन पर जो चर्चा है वो इस 3 दिवसीय DGP सम्मेलन में होगी और आज प्रधानमंत्री खुद उसमें शिरकत करेंगे। और एक विजन है कि आने वाले 2025 तक, 2047 तक
किस तरह से हमें अपने देश को विकसित देश बनाना है, इसके अलावा 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है वो करनी है। तो ये तमाम इशू हैं जिन पर जो चर्चा है वो इस 3 दिवसीय बैठक में गौरव होगी। बिल्कुल नीरज, साफ तौर पर क्योंकि सुरक्षा तंत्र को अगर हम देखें तो उसके ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से उनके नेतृत्व में काम होता रहा है रक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो ऐसे में अगर हम आतंकवाद को लेकर जब बात करते हैं और साथ ही साथ देश में आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो वहां पर पुलिस का योगदान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन, तमाम स्टेटों की पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन है वो अगर बेहतर तरीके से होगा तो हम इस चुनौती से आसानी से निपट सकते हैं गौरव। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कई सारे जो स्टेट हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कोई आतंकवादी किसी स्टेट में बैठा है, दूसरे स्टेट में घटना कर रहा है, कहीं अगर अपराध करके कोई अपराधी भाग जाता है दूसरे स्टेट में। तो अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है और इसके अलावा हम पहले से ही अलर्ट रहेंगे। अगर कोई आतंकवादी या कोई अपराधी इस तरह की वारदात करने की कोशिश करेगा तो हम उसे समय से पहले ही उसे पकड़ सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन काफी महत्वपूर्ण है और इसी लिए ये बैठक भी होती है तमाम डीजीपीओ के साथ कि वो तमाम स्टेट आपस में कोऑर्डिनेशन कर सके ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। गौरव, ठीक है नीरज, शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच होगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलवानों के साथ शुक्रवार देर रात बैठक के बाद आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है और ये समिति 4 सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक बृजभूषण शरण सिंह WFI से खुद को अलग रखेंगे और इसके साथ ही पहलवानों का धरना भी समाप्त हो गया है। इससे पहले भारतीय ओलंपिक संघ ने इन आरोपों की जांच के लिए 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ चल रहा पहलवानों का धरना तीसरे दिन केंद्रीय खेल मंत्री के आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख और सांसद बृजभूषण शरण पर तानाशाही और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देश के कई दिग्गज पहलवान पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हुए थे। शुक्रवार की रात पहलवानों ने अपनी मांगों को लेकर दूसरी बार केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। खेल मंत्री ने पहलवानों के साथ देर रात तक चली बैठक के बाद आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की। यह समिति 4 सप्ताह में सभी आरोपों की जांच करेगी। जो मांगे यहाँ पर रखी गई उस पर सबने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। पहलवानों की शिकायतों के समाधान के पहले कदम के तहत भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग किया गया है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुश्ती संघ का काम भी कमेटी ही देखेगी। कुश्ती संघ के मौजूदा अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह जांच पूरी होने तक संघ के काम से दूर रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री बृजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। खेल मंत्री से मुलाकात के बाद पहलवान धरना खत्म करने के लिए तैयार हो गए। बैठक के बाद ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि खेल मंत्री ने हमारी मांगों को सुना और उचित जांच का आश्वासन दिया। हमें उम्मीद है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी, वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है।
हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। तो हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। इससे पहले शुक्रवार देर शाम भारतीय ओलंपिक संघ ने भी बृजभूषण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरीकॉम की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति के सदस्यों में मैरीकॉम, योगेश्वर दत्त, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, सहदेव यादव और 2 वकील भी शामिल हैं। 3 दिन की जद्दोजहद के बाद आखिरकार भारतीय रेसलर्स ने अपना एजिटेशन वापस ले लिया है। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के घर पे ये जो मीटिंग चल रही थी उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो रेसलर्स है ये अपना एजिटेशन वापस लेंगे और इसी के साथ साथ एक ओवरसाइट कमेटी बनाने पे भी सहमति हुई है। इस कमेटी का बहुत अहम काम होगा क्योंकि ये कमेटी डिसाइड करेगी कि आगे क्या डिसीजन लिया जाएगा और 4 हफ्तों के अंदर ही उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ, क्योंकि ये मामला काफी बड़ा है और ऐसे में सबसे पहले तो आपसे अपडेट जानना चाहूंगा, क्या अपडेट है इसको लेकर, और दूसरी बात कि ये जो समिति बनाई गई है वो किन किन बातों को ध्यान में रख के आगे की कार्रवाई करेगी या जांच करेगी? सुप्रभात। एंड हाँ, सही बात है कि ये बहुत ही अहम, क्योंकि 3 दिन से लगातार इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लग रहे थे और सही में यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने दोनों पक्षों को एक साथ रखा और सबसे बड़ी बात है जो भारतीय रेसलर्स है, स्टार खिलाड़ी है, ओलंपिक विजेता है, CWG विजेता है, एशियन गेम्स विनर्स है, इनको एक साथ रख के इनको समझा के ये करीब कल 5.5 घंटे से ज्यादा की बैठक चली। उससे पहले भी दिन हमने देखा कि 5 घंटे की ज्यादा बैठक चली, देर रात तक करीब 12:30 बजे तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब निर्णय लिया गया तो हम लोग वहां पे थे और तब ये जो ओवरसाइट कमेटी की गठन की बात की गई, उससे पहले हमने न्यूज नाइट में कहा था ये बात और हमारे माध्यम से ही आया था कि एक कमेटी बनाई जा सकती है और वही हुआ, ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है। आज उस पे पता चलेगा कि ओवरसाइट कमेटी में कितने लोग रहेंगे, उसका गठन, उसके जो उसमें उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा वो आज पता चलेगा, क्योंकि वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन ओवरसाइट कमेटी की गठन की बात की गई थी और ये बात भी कही गई है कि बहुत जल्द ये ओवरसाइट कमेटी मिलेगी और ये सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं, बहुत सारे जो चार्जेस रेसलर्स ने लगाए जाते हैं, मिसकंडक्ट कहिए, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है उसकी भी जांच करेगी और ये बात क्या कहते हैं, इनका मैंडेट होगा वो बहुत बड़ा है। और जैसे कि मैं आप बता रहे थे, हमारी स्टोरी में भी मेंशन था कि आयोग ने भी एक बनाया है, 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है, लेकिन इससे बड़ा मैंडेट इस ओवरसाइट कमेटी का होगा और ये कमेटी, इस कमेटी का डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि क्या बृजभूषण सिंह सही में दोषी है या नहीं। और दूसरी अहम बात है कि इस कमेटी के रहते हुए एक महीना जो 4 हफ्ते की बात की जा रही है, इस समय जो प्रेसिडेंट रहेंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो अपने जो पद से स्टेप असाइड करेंगे, स्टेप डाउन नहीं कह रहा, स्टेप असाइड करेंगे, क्योंकि उनको बोला गया कि तब तक इस कमेटी की निष्पक्षता के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने पद पे अपने काम को उस तरीके से ना करे, थोड़ा अपने पद से साइड आ जाए। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ी मांग थी ये रेसलर्स की। तो एक अनुराग सिंह ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत सूझबूझ दिखाई और हमने देखा कि कल इतना जो 5 घंटे से ज्यादा का जो समय चल रहा था उसमें किस तरीके से ये सारी बातें रखी गई, दोनों ही पक्षों ने अपनी बात रखी और आखिरकार ये निर्णय लिया गया। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा डिसीजन जा सकता था जो कल का माहौल था उसके हिसाब से। तो ये बहुत बड़ी बात है, ओवरसाइट कमेटी हुई है। दूसरी बात है 4 हफ्ते के यानी टाइम बाउंड मैनर पे इसको अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा। और तीसरी है कि बृजभूषण शरण जो WFI के प्रेसिडेंट भी है, उनको स्टेप असाइड करने के लिए बोला गया उन 4 हफ्ते के लिए। ये 3 बहुत बड़ी बातें उभर के आई थी कल रात। बिल्कुल।
तापस, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए, क्योंकि सरकार ने इसमें बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण पहल यहां पर दिखाई है और साफ तौर पर बजरंग पुनिया के अलावा भी तमाम खिलाड़ियों ने सरकार का आभार भी जताया है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया यहां पर, जल्द लौटते हैं। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत ने कहा है कि श्रीलंका की जरूरत के वक्त पर भारत उसके साथ हमेशा ही मजबूती के साथ खड़ा रहा है। कोलंबो में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा। विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका के व्यापारिक समुदाय के साथ भी बातचीत की और मौजूदा चुनौतियों के समाधान के रूप में आर्थिक विकास के महत्व पर चर्चा की। साथ ही श्रीलंका में जारी ऊर्जा संकट पर भी बात की। जयशंकर ने श्रीलंका को आर्थिक क्षेत्र में भारत के सहयोग का आश्वासन भी दिया। और वहीं भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ देश भर में विज्ञान से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए साइंस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पहली S20 बैठक 30 और 31 जनवरी को पुडुचेरी में आयोजित की जाएगी। S20 में हरित ऊर्जा, वैश्विक स्वास्थ्य तथा समाज और संस्कृति में विज्ञान के योगदान जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र गंगा नदी में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज तड़के से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से जारी बर्फबारी के बाद शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। बर्फबारी की सूचना मिलते ही बाहरी राज्यों के पर्यटक बर्फ का आनंद लेने के लिए शिमला का रुख कर रहे हैं। आसमान से बर्फ के फाहे गिरते देख यहां पहुंचे पर्यटक काफी खुश नजर आए। पर्यटक हिमाचल की बर्फबारी को देखने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे। और यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही
जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झुंझुनू में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से बच्चों के मन से परीक्षा का डर दूर हुआ है। छात्रों को मेरा यही सुझाव है कि परीक्षा की तैयारी के लिए अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बूस्ट अप रखें और इसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी की कड़ी में आपको जो कंटेंट है उसको बार बार समझने की जरूरत है, ना कि उसको दोहराने की जरूरत है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बार बार दोहरा रहे हैं, जो रटने की प्रक्रिया है उससे अपन दूर होकर उसको समझें। अगर आप कंटेंट को समझेंगे तो आप अपना बेहतर तरीके से एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे। और न्यूजीलैंड के मौजूदा पुलिस, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा मंत्री क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जेसिंडा आर्डर्न द्वारा प्रधानमंत्री पद और लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ने की घोषणा के बाद हिपकिंस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एकमात्र आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। हिपकिंस 2008 में पहली बार लेबर पार्टी के लिए सांसद चुने गए। हिपकिंस को नवंबर 2020 में कोविड-19 से संबंधित मंत्रालय सौंपा गया था। संभावना जताई जा रही है कि रविवार को लेबर पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री के तौर पर हिपकिंस के नाम की पुष्टि हो सकती है। हालांकि इसे केवल एक औपचारिकता बताया जा रहा है। न्यूजीलैंड में इस साल अक्टूबर में आम चुनाव होना तय है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड को 12 रनों से हराया था। ऐसे में यह मुकाबला कीवी टीम के लिए सीरीज बचाने वाला मुकाबला रहेगा। देखिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में धमाकेदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब दूसरे मैच के लिए तैयार है। दोनों टीमें सीरीज के दूसरे मुकाबले में शनिवार को आमने सामने होंगी। ये मैच रायपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया था। ऐसे में इस मुकाबले में कीवी टीम के सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी। पिछले मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली थी और अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से टीम को शुभमन गिल से उम्मीद रहेगी। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो पिछले मुकाबले में माइकल ब्रेसवेल ने 140 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं मिचेल सेंटनर ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया था। कीवी टीम के लिए सबसे जरूरी पहलू ओपनिंग ऑर्डर का चलना होगा। वहीं गेंदबाजी में भी टीम के लिए कंसिस्टेंसी एक बड़ा विषय होगा। वहीं दोनों टीमों के बीच अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 113 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 55 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड के नाम 50 मुकाबले रहे हैं और एक मैच टाई रहा है। वहीं 7 मैच में कोई परिणाम नहीं निकला है। पिछले 10 एक दिवसीय मुकाबलों में भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उसने सिर्फ 1 जीत हासिल की है, जबकि 6 मैच हारे हैं। 3 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है। शनिवार को खेले जाने वाला मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम होगा। इस मैच में भारतीय टीम एक तरफ जहां अजय बढ़त के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की कोशिश जीत हासिल कर सीरीज में बराबरी करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं देश भर के मौसम के हाल पर। तो मौसम को लेकर बात की जाए तो 23 और 24 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर तेज सतही हवाएं चल सकती हैं और वहीं हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए पूर्व अनुमान भी लगाया गया है। 23 जनवरी को छिटपुट स्थलों पर हल्की बारिश हो सकती है और 24 से 27 जनवरी के बीच विस्तृत क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी अमूमन यही हाल रहने वाला है। हालांकि ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर नजर आई। और आइए अब नजर डालते हैं तमाम शहरों के तापमान पर।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे